दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और त्योहारों के सीज़न में जो हमारी संस्कृति है, इस सीज़न की शुरुआत आज मैं करने जा रही हूँ हमारे शहर की ही नहीं, मध्य प्रदेश की एक जानी मानी हस्ती जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के लिए कई वर्षों से लगातार कार्यरत हैं, एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में, और रंगमंच की विधा से जोड़ने के लिए, भारतीय संस्कृति से युवाओं को जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में वो उस्ताद अलाउद्दीन खां कला व संगीत एकेडमी के निदेशक भी हैं। किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों को बचपन से पूरा करते आए हैं, इन सब बातों को आज हम उनसे जानेंगे। जयंत भीसे जी से किस तरह से उन्होंने अपने हर एक जिम्मेदारी को पूरा किया है। तो सर, आपका स्वागत है। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जीवन के कुछ खास किस्से, वो अनछुए पहलू जो आज तक लोगों तक नहीं पहुंच पाए हैं। नमस्कार प्रीति जी, बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके साथ चर्चा करने का मौका मिला। बड़ी बेहतरीन शुरुआत करने का आग्रह है आपका। प्रीति जी, वैसे इंदौर में ही जन्म हुआ मेरा जी। और इंदौर में शहर की एक पुरानी बस्ती है नंदलालपुरा जी। वहाँ मैं बचपन गुजरा मेरा। माता पिता वहीं निवास करते थे। मैं मेरे माता पिता की सबसे छोटी संतान हूँ। सारे बड़े भाई बहन मेरे से सारे बड़े रहे हैं। नंदलालपुरा इस प्रकार की बस्ती रही कि वहाँ वातावरण जो है, पास में कबूतर खाना, इधर जुनेंदुर, पीछे आड़ा बाजार, गौतमपुरा, सब प्रकार के तमाम प्रकार के लोग वहाँ निवास करते थे। एक सामूहिकता वहाँ विराजमान थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा भी लगती थी, तो एक देशी खेलों का एक संगठन था, साधना केंद्र। वहाँ कबड्डी, खो खो, उसका भी प्रशिक्षण किया जाता था। वहाँ दल बनता था और उस दल को अखिल भारतीय स्पर्धाओं में भी जाने का मौका मिलता था। तो ऐसा सारा वहाँ वातावरण हुआ करता था, जिस अपने यहाँ मालवी में गुआड़ी बोलते हैं, मराठी में हम बाड़ा बोलते हैं। अच्छा। जिस बाड़े में हम रहते, तो उस बाड़े में एक खेर नाम से परिवार रहा करता था, सरनेम उनका था। तो 4-5 भाई थे, सारे अलग अलग विधाओं में थे, सारे भाई एकत्र। वहाँ तो सारे लोग संयुक्त परिवार में रहते थे ऐसे। तो उनका सबसे बड़ा भाई था अनिल खेर, वो बैंक में नौकरी करते थे और अच्छे एस्टेब्लिश लोग थे वो। तो उस्ताद जहांगीर खां उनको तबला सिखाने आते थे घर में। हाँ, और वो शास्त्रीय संगीत के बड़े अच्छे चाहते भी थे, साधक भी थे। तो वो एक दूर से हम देखते थे कि अरे बोले खां साहब आए इनके पास और इनको तबला सिखाते। वो भी खां साहब के पास जाते थे। फिर उनकी एक बहन थी, शोभा तई बोलते थे जी। अब उस जमाने में आपने देखा होगा कि गणेश उत्सव की बेहतरीन परंपरा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाला आदमी, यदि प्राथमिकता यदि कुछ होती है उसकी, कि यदि वो कार्यकर्ता बना, यदि वो संवेदनशील है, औरों के लिए कुछ काम करने की उसकी इच्छा है, तो वो प्राथमिक सीढ़ी उसकी सार्वजनिक गणेश उत्सव हुआ करते थे। हाँ, तो सारे बच्चों के साथ हम भी उसमें सहभागी हुआ करते थे। और ये जो शोभातई खेर है, इनकी बहन है, उस मोहल्ले के सारे बच्चों को एकत्र करती थी। फिर कोई लघु नाटिका है, संगीत नाटिका है, ऐसा बच्चों के साथ तैयार करवाती। तो मोहल्ले के लोगों को लगता कि इसमें अपने को मौका मिलना चाहिए इस नाटिका में। सारा आसपास के मोहल्ले के लोग भी वहाँ उसको देखने आते थे। तो एक क्रेज़ तैयार होती थी कि शाम को है तो मैदान पे खेलने जाना, कुछ है तो संघ की शाखा में जाना। तो शाखा में जाते जाते किसी ने आकर्षण में, अब बचपन में तो सबको अलग अलग प्रकार के आकर्षण रहते ऐसे। तो शाखा में अपने मित्रों के साथ जाते जाते एक बार ध्यान में आया कि किसी ने बताया कि ये यहाँ पे पास में साधना केंद्र है और वहाँ खो खो सिखाते हैं, और वो दल को बाहर ले जाने वाले हैं, सोलापुर। अच्छा। हाँ, तो वो राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी। बम्बई में एक प्रतियोगिता होती है, तो बोले उसमें भाग लेने जाना है, तो वहाँ जाने मिलेगा। तो मुझे याद है शाखा में ऐसा गोल घूमते हर हर बम बम करते थे, ऐसे गोल घूमते घूमते। तो मैं और मेरा एक साथी शाखा में से भाग गए हम और वहाँ चले गए। तो दूसरे दिन वो शाखा के लोग आए घर पे कि अरे आप आ नहीं रहे, 3-4 दिन हो गए।
मैंने कहा हम आएंगे शाखा में, पर अभी हमको वो टीम वहाँ बम्बई ले जाने वाले हैं, अच्छा, तो वो आकर्षण है। तो वो एक आकर्षण है, ऐसा बचपन का आकर्षण रहता है, छोटी छोटी बातें रहती। तो वो जो एक वातावरण है, उस वातावरण से, या चाहे गणेश उत्सव की बात हो तो उससे, या ये शोभातई सरवटे है, इनके माध्यम से ये सारी बातों के प्रति आकर्षण तैयार हुआ। अच्छा। फिर वहाँ ध्यान में आया कि खूब सारी जो बातें हैं, वहाँ का वातावरण भी होगा, तो जैसे वातावरण रहता है वैसे आपको सपने आते हैं। जी। उस वातावरण में आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ऐसा बनना चाहिए। तो वहाँ के वातावरण में तो ये स्थिति थी कि होली आई तो सारे के सारे लोग, वो खड़वा बोलते हैं जैसे, डंडे इकट्ठे करना होली के लिए, लकड़ी इकट्ठी करना, वो घास इकट्ठी करना, वो चोरी करना, वो चोरी करके एक जगह इकट्ठी रखना, और फिर बड़ी होली किसकी है तो वहाँ वो, तो कोई पास में कबूतर खाना है तो वहाँ के लोग हैं तो उनसे विवाद हो रहा है। फिर मोहल्ले में कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे, मतलब वातावरण में ये स्थिति की ध्यान में आता है कि सपने भी काय के आ रहे हैं, तो बोले अपना साइकिल स्टैंड होना चाहिए। तो सबसे बड़ी क्या बात है, तो बोले यार अपना साइकिल स्टैंड हो तो अपन, बोले जीवन में क्या बनना है। अच्छा। भाई बच्चों से पूछते कि नहीं कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, तो बोले मेरे को तो साइकिल स्टैंड कमालिक बनना है। हाँ। बड़ा बहुत ही खूबसूरत तो बचपन का सपना रहता है ऐसा। तो मेरे भैया भाभी जो है वो बड़े एस्टेब्लिश रहे। मेरे भैया पूना एमएससी करने गए थे, उस ज़माने में गणित के बड़े विशेषज्ञ रहे वो। उस काल में मध्य प्रदेश में एकमात्र गणित के पीएचडी रहे वो। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे को फिर छोटे से बड़ा किया, फिर वो साथ में ले गए। उनको ये सब वातावरण दिखा होगा कि ये तो भाई इस प्रकार से है, जिनको सपने भी इस प्रकार से आते हैं। सही तो भाभी ने और भैया ने मेरे को छोटे से बड़ा किया। अच्छा। और भाभी भैया ने माता पिता जैसा प्यार दिया मेरे को, रखा उनने अपने पास मेरे को। मैं शादी के बाद तक उनके पास रहा। मेरी पत्नी शादी होके भी उनके घर पे ही ब्याह के आई। अच्छा। और ये आपके बीच में मैं बड़े गर्व के साथ बता रहा हूँ कि उस समय एक सामूहिकता हुआ करती थी जी। और सामूहिकता में परिवार की जिम्मेदारी, ये भी एक बड़ी भाव रहती है, मतलब समझ रखते हैं। तो मैं पिताजी की छोटी संतान था और मेरी पैदाइश पिताजी जब रिटायर हो गए उसके बाद मैं पैदा हुआ। अच्छा। पर समझदारी और जिम्मेदारी का लेवल कैसा रहता है, कोई अपने सपनों के लिए अपनों को छोड़ के निकल जाता है, और कोई ऐसा भी होता है कि जो अपनों के लिए अपने सपनों भी छोड़ देता है। सही बात कही। तो ऐसे मेरे बड़े भैया रहे कि उनके अंडर पीएचडी करे हुए कई लोग विदेशों में वाइस चांसलर बने जी। बावजूद उनको इतने मौके रहे होंगे उस समय कि वो विदेश में जाके प्रोफेसर बनते, विदेश में जाके वाइस चांसलर बनते, पर उनने अपने परिवार की चिंता की और परिवार का ध्यान रखा। उनकी श्रीमती, मतलब मेरी भाभी, उनने भी परिवार के लिए सारी बातें सोची। मतलब मुझे तो सुन के ही मालूम है कि उन्होंने एक बार पिताजी के पास ऐसा व्यक्त किया कि मुझे ऐसा मौका मिल रहा है तो मैं अमेरिका जाऊंगा। अब इनके तो हलक में रह गया होगा, क्या बोले। हाँ। भी ये बड़ा बेटा निकल गया बाहर तो फिर ये सारा क्या होगा ऐसा। पर सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वो रहे यहाँ और चिंता की उनने, और यहाँ रह के जो कर सकते थे वो सारा अच्छे से किया। निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों को उन्होंने उनके तई जो भी संस्कार दे सके वो संस्कार दिए। मेरे जैसे लड़के को उन्होंने संभाला और संस्कारित करने की कोशिश की। भी भाभी ने माँ जैसा प्यार देना, एक ये भी एक बड़ी बात है। आज आपने विषय निकाला, पुरानी बातें खोलने की बात सोची, तो उनके प्रति आदर व्यक्त करने का मौका दिया आपने मुझे। पर उन्होंने जिस तरीके से मुझे रखा, उनके बच्चों ने भी, उनके बच्चे मेरे बराबरी के थे जी। अब वो एक प्रबोध भी से इंजीनियर है, अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी रहा, प्रोफेसर भी रहा, बराबरी का है मेरा वो। पर उसने भी सदाशयता से बातें शेयर की, भी अपना कमरा शेयर करना,
या अपनी बातें शेयर करना। आज के ज़माने में सोच के देखे तो कौन मेहमान को तो 4 दिन कोई सहन नहीं करे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे वातावरण में उसने सारा अपनापन दिया और मेरी जो भी मतलब कमी बेशी भी होगी तो उसको उन्होंने सहन किया होगा। वो सारे होशियार लोग थे, करियरिस्ट लोग थे, तो उन सब बातों का आधार और एक वातावरण अच्छा मिलने के कारण एक सोच डेवलप होने में भी मदद हुई, भी सपने बदलने में भी मेहनत हुई। बिल्कुल सही बात। फर्क पड़ता है आसपास आपको नरेशन से। बहुत बहुत ही अच्छी बात कही आपने। भारतीय संस्कृति की जो एक झलक दिखाई आपको, आपके जो परिवार में रही। जो सपना साइकिल स्टैंड बनाने का बचपन में था, वो किस तरफ मुड़ा फिर आगे कि अब सपना मुड़ गया है और अब कुछ और करना है? कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद एक साथियों का समूह बनाया, एक महाराष्ट्र कॉमर्स नाम से। अच्छा। इंदौर में उस समय अलग अलग महाविद्यालयों में लोग अपने लाइक माइंडेड बच्चे इकट्ठे होते थे। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो वो लोग अपनी गतिविधि करते थे, मराठी इंजीनियर्स नाम से गतिविधि होती थी। मेडिकल कॉलेज के लड़के हैं तो वो एक मराठी डॉक्टर्स नाम से एक उनका संगठन चलता था। तो अपने मित्रों के साथ एक महाराष्ट्र कॉमर्स, भी कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों का एक संगठन उस समय हमने बनाया और उस संगठन के माध्यम से सारे भी एक दूसरे को मदद करें। तो एक बुक बैंक चलाते थे हम, फिर बुक बैंक के साथ साथ हम एक कोचिंग क्लास भी चलती थी, शिक्षण वर्ग चलता था। अच्छा। जैसे जो फाइनल में है लड़का तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को सिखाता है, जो एमकॉम में है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को पढ़ाता है। ऐसी कोचिंग क्लास भी रन की उस समय हमने। और सारे लोग एक दूसरे को मदद करें। मतलब समर्थ रामदास का एक उक्ति है, श्लोक जिसको बोल सकते हैं अपन, कि एक में का सहाय्य करूँ अवघे धरू सुपंथ। मतलब एक दूसरे की मदद करें और सब जने सन्मार्ग पर चले। बिल्कुल सही। इन सब बातों के साथ साथ वो एक मराठी गतिविधि चलती थी और सारे शहर में सारे अलग अलग महाविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र है वो एक झंडे के तले आके एक दूसरे की मदद। फिर कॉलेज के प्रोफेसर्स, एक प्रोफेसर गोखले हुआ करते थे, एक प्रोफेसर वैशंपायन जी हुआ करते थे, वो भी आके और बच्चों को सिखाते थे। मतलब उन्होंने भी अतिरिक्त सारा निःशुल्क, कोई अपेक्षा ही नहीं करता। आज एक सुरेंद्र कौठेकर सर है जो क्रिश्चियन कॉलेज में थे, उन्होंने अपनी जगह दे दी। बाबा डीके जी बाबा डीके तो पूरे प्रदेश के देश के गौरव है। उनके पास में एक नंदलालपुरा में कमरा था, उन्होंने वो हमको दिया। अच्छा। उस कमरे में हमारा कार्यालय, बुक बैंक चलता था, वहाँ नाटक की भी गतिविधि हम करते थे, वहाँ प्रैक्टिस भी करते थे। तो ऐसी सारी बातों को जैसे करते चलो तो सहयोग मिलता जाता है। सानंद की जो शुरुआत रही है वो कब, कैसे, जो न्यू दिल्ली है सानंद की, वो जानना चाहेंगे हम आपसे। सानंद की मूल कल्पना, आप यहाँ इंदौर में एक बहुत बड़े इंजीनियर है सुधाकर काले साहब जी, उनकी मूल कल्पना है ये। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता था पहले, यहाँ नाथ मंदिर के पास में रहने आया जी। तो शाखा के बाद सबसे संपर्क करना ये एक सरल परंपरा रही कि शाखा के बाद आसपास के लोगों से मिलने जाना। उस समय अयोध्या आंदोलन एक पूरी खलबली का था ऐसा। तो शाखा के बाद जब हम सबसे मिलते थे तो ये काले साहब से भी मुलाकात हुई, सुधाकर काले साहब से, और सावरकरवादी, कट्टर हिंदुत्ववादी और बड़े अपने क्षेत्र के नामचीन व्यक्ति थे ऐसे। संपर्क करने के बाद ध्यान में आया, बोले हो मैं भी शाखा में आऊँगा। अच्छा। तो एकत्रीकरण करते, तो एकत्रीकरण में शाखा में जब बड़ा अधिकारी आता है तो संख्या दिखाने से ऐसा लगता है कि आज 100 लोग थे, आज 60 लोग थे। अच्छा। तो प्रयास करते कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। तो ये भी शाखा में नियमित आने लग गए और नियमित आए वहाँ तक तो ठीक है। ये अयोध्या में भी साथ आए। अच्छा। काले साहब आप जानते होंगे, ये राहुल द्रविड़ के मामा जी हैं जी, है ना, और उन्होंने हाँ सुना हुआ आपने। तो ये अयोध्या भी साथ में आए। तो जाते समय ट्रेन में और आते समय पूरे ट्रेन में भी भरपूर गप्पे लगाने का सकारात्मक समय था। तो उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कुछ किया जाए कि शहर में मराठी लोग एकत्रित हो। अच्छा। तो उनके मन में ये योजना थी कि इस प्रकार से किया जा सकता है। तो मराठी नाटक ये मराठी लोगों का कमज़ोर मतलब एक रुचि का विषय है कि सारे लोग इस नाम से जो है एकत्रित होने में एक अच्छा माध्यम रहेगा। अच्छा जी। तो फिर वो योजना बनी। यहाँ आने के बाद तो कर्फ्यू लगा हुआ था तो भरपूर समय था, तो सारी योजना बना के
और फिर वो सानन की शुरुआत हुई। पहले एक समूह, फिर एक का 2 समूह हुआ, फिर लोगों की रुचि का जैसे भी 5 तो 5 समूह के साथ प्रीति जी आप भी मानेंगे कि देश का सबसे बड़ा कला प्रेमी समूह कहलाता है। जानती हूँ ना सर, इसीलिए जानना चाह रही थी कि कैसे इसकी शुरुआत हुई। सानंद जब शुरू हुआ, आपने बताया बड़ा ही रोचक तरीके से शुरू हुआ, एक समूह से शुरू हुआ, आज 5 समूह में है। सानंद द्वारा कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, सांगागोष्ठा और भी जो प्रतियोगिताएं हैं जो अब वर्तमान में बुजुर्गों से बच्चों को जोड़ रही हैं कि कैसे परिवार संयुक्त जो नहीं रह रहे हैं वो फिर भी। मैंने जो जिक्र किया आपके पास वो भी, जैसे एक सरल सानंद एक प्रोफेशनल नाटक आया, वो सारे लोगों ने मिलकर देखा। उसको और सरल भाषा में अपन एक कल्चरल कोऑपरेटिव मूवमेंट जैसा बोल सकते हैं। ये सब शुरुआत होने के बाद ध्यान में आया कि खूब सारे लोग सदस्य नहीं हैं। अब वो आना तो चाहते हैं पर नाट्यगृह की मर्यादा भी है। तो सरलता बने, सब लोगों को सानंद अपना लगे। तो ये योजना बनी कि फुलोरा नाम की एक गतिविधि हो जी। तो फुलोरा का सरल अब लोगों को अर्थ मालूम है कि सबके लिए खुला आयोजन, मतलब वो फुलोरा का आयोजन, मतलब सारे शहर के लोगों को अधिकाधिक संख्या में आने का मौका देते। तो सानंद की नियमित गतिविधि तो एक हो गई, जो नियमित सदस्य बने हुए जिन्होंने वार्षिक देणगी दी हुई है वो सारे लोग उसमें शामिल रहते हैं। फिर फुलोरा गतिविधि में जो लोग रुचि रखते हैं, जिस विषय में रुचि रखते हैं वो सारे, जैसे व्याख्यान है तो जिनको व्याख्यान में रुचि है वो आते हैं। कविताओं का, साहित्य का कार्यक्रम है तो उसमें जो रुचि रखते हैं, जिसको क्लास एक्टिविटी बोल सकते हैं अपन, उसमें शास्त्रीय संगीत की महफिल है तो उसमें रुचि रखने वाले लोग एकत्र होने लग गए। ऐसा फिर ध्यान में आया कि युवा पीढ़ी को इससे जोड़ना चाहिए जी। तो सरलता से क्या होगा, अब सरकार को दोष देना ये एकदम आम और सरल बात है कि किसी भी बात के लिए सरकार को दोष दे। बीच का दौर ऐसा गया कि जिसमें सारे सरकारी स्कूलों में से मराठी माध्यम समाप्त हो गया। जैसे मराठी माध्यम में पहले हम लोग भी पढ़े तो मराठी माध्यम था, मराठी विषय हुआ करता था। अब इसमें दोषी हम भी है कि हमने हमारे बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेजना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बातें समाप्त होते गई। बिल्कुल सही। पर महत्व तो अपना है, मातृभाषा का अपना महत्व है। तो भी सरल माध्यम क्या हो सकता है, तो सानंद के सारे कमेटी ने, ट्रस्ट ने ऐसा सोचा कि एक समूह गीत प्रतियोगिता की जाए। श्रीनिवास कुटुंबले साहब जो हमारे अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कल्पना की कि ऐसी समूह गीत प्रतियोगिता में एक मराठी गीत याद करके बच्चे आए। कि जो फिर मराठी भाषा में हो, विषय उसका कुछ भी हो पर वो भाषा उसकी मराठी हो। ऐसा फिर सामूहिकता इसलिए कि सारे बच्चे एकत्र होंगे, एकत्र होके वो याद करेंगे, गीत लय से गाएंगे, स्वर में गाएंगे, अच्छी गीत के आशय के अनुसार उसकी वेशभूषा होगी। तो ऐसा वो स्वरूप उसका बढ़ता गया और आज की तारीख में मैं बताऊं कि वो प्रतियोगिता शहर का सबसे बड़ा एक सांस्कृतिक कुंभ होता है। आप तो पत्रकार हैं, कई बार उस प्रतियोगिता में भी आई है। 1,500 के करीबन बच्चे इकट्ठे होते हैं और 70-80 समूह के साथ, कुछ क्षेत्रीय होता है, प्रतियोगिता अलग होती है, कुछ विद्यालय उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके विभाग रहते हैं, खूब प्रकार के पुरस्कार रहते हैं। एक अच्युत पोद्दार जी इंदौर में मूल रूप से रहे, जो अब बम्बई में रहते हैं, उन्होंने भी कुछ पुरस्कार उसको स्पॉन्सर किया हुआ है। तो पुरस्कार भी खूब अच्छे मिलते हैं उसको। दिन भर सारे लोग एक गीत पेश करते हैं अपना क्रम आने के बाद में, और अलग अलग जगह उसका भी प्रैक्टिस होती है। और बहुत अच्छे तरीके से एक नई पीढ़ी को मातृभाषा में जोड़ने का, मातृभाषा से जोड़ने का एक सरल माध्यम के रूप में उसका उपयोग किया। तो वो समूह गीत प्रतियोगिता शुरू हुई। फिर ध्यान में आया कि यहाँ के स्थानीय कलाकार जो है, उन कलाकारों को भी प्रोत्साहन होना चाहिए, उनको भी अच्छा माध्यम और मंच मिलना चाहिए। तो पिछले कई वर्षों से एक मराठी नाटक प्रतियोगिता होगा, नाट्य स्पर्धा होती है। यहाँ का स्थानीय मीडिया भी उसको अच्छा इम्पोर्टेंस देता है, लोग भी खूब तैयारी के साथ आते हैं। मतलब मुझे बताते हुए गर्व है कि इतनी अच्छी तैयारी के साथ वो सारे दल आते हैं। अब उसकी मर्यादा रखना पड़ी कि अधिकतम 10 दलों को उसमें एंट्री देते हैं। वो 10 में से 6 से 7 दल इस प्रकार के रहते हैं प्रीति जी
कि जो पहले दूसरे नंबर पर आने की काबिलियत रखते हैं। और कई दल तो इस प्रकार से रहते हैं कि वो प्रोफेशनल नाटक को टक्कर दे दें, इतनी बेहतरीन प्रस्तुति देते हैं। पर अब स्थानीय है, और स्थानीय आपके हमारे बीच के कलाकार हैं, तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा रहता है, तो मामला वहीं अटकता है। एक ही शो होता है, एक आध दो शो आसपास कर पाते हैं, पर बड़ी मेहनत के साथ वो अपना कला प्रदर्शन करते हैं। व्यावसायिक बात जो बम्बई, पूना या अन्य शहरों में है, वैसा होने में जो कठिनाई है वो यहाँ के लोगों की भी है। पर स्थानीय शौकिया कलाकारों को प्रोत्साहन, ये सानंद ने योजना बनाई जिससे ये प्रतियोगिता एकदम बेहतरीन तरीके से हो रही है। और उसको पुरस्कार देने आज तक सदाशिव अमरापुरकर से लेके विजय केकरे से लेके, अभी पिछले दिनों तो माननीय विजयाबाई मेहता खुद इंदौर आई थी और यहाँ पुरस्कार वितरण में शामिल रही। और उसके साथ साथ उन्होंने एक वर्कशॉप की, बच्चों को, मतलब सारे ही कलाकारों को मार्गदर्शन भी दिया उन्होंने। बड़ी खुशी की बात है। और इसकी चर्चा सारे देश भर में है कि इंदौर में एक इस प्रकार की स्तरीय प्रतियोगिता होती है। इसके साथ साथ फिर ध्यान में आया कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी शामिल किया जाए इस वातावरण से, तो उनके लिए भी फिर एक गोष्ठ सांगा प्रतियोगिता नाम से शुरू हुई। एक संस्कार बचा है कि परिवार में बच्चों को कहानी के माध्यम से संस्कारित, एकदम सरल माध्यम है कि कहानी के माध्यम से संस्कारित किया जाए। ऐसा बताया गया है हमको कि छत्रपति शिवाजी यदि बने तो वो शिवाजी तब बन पाए जब उनकी माताजी ने उनको रामायण, महाभारत या महापुरुषों की या बड़े शौर्य की ऐसी सरल कहानियाँ बताई और कहानियाँ सुना के उनको बताने की कोशिश की कि बेटा तुझे भी इस प्रकार से, इस वातावरण से मुक्ति पाना है और ये वापस पुनर्स्थापित करना है। तो ये भी एक बड़ा संस्कार है, बच्चों के मन में ये बातें आए। तो उस दृष्टि से ये प्रतियोगिता शुरू की। 900 साढ़े 900 लोग भाग लेते हैं उसमें, 70-80 जगह वो प्रतियोगिता होती है। फिर प्राथमिक, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल, ऐसा होते हुए सबसे फाइनल जो जाल सभागृह में पिछले वर्षों से होते आ रहा है, उस प्रतियोगिता में एकदम व्यावसायिक दर्जे का कलाकार कोई प्रस्तुति देता है, वैसे ये आखिरी 15 लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं। उसमें भी ये बात की चिंता की गई कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई कलाकार मतलब कोई कहानी बता रहा है तो वो घरेलू है, सहज है, सरल है, उसकी स्वाभाविकता अपनी जगह है, पर वो प्रस्तुति के लिए उसको कोई प्रशिक्षण दिया जाए या उसको कोई सहयोग दिया जाए तो मिलेगा। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि फिर आकाशवाणी ने भी सहयोग दिया। फिर यहाँ इंदौर के आसपास लोगों को उसका कार्यक्रम मिला, इन लोगों को, कि ये जो अंतिम प्रस्तुति वाले 15 लोग हैं इनको हमारे पास भेजो आप। अच्छा। हम इनको सुनना चाहते हैं। तो ये भी प्रकार हुआ और दी बेस्ट प्रस्तुति होती है और वो सारे के सारे लोगों को। एक जैन सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, उस्ताद अलाउद्दीन खां कला और संगीत अकेडमी के निदेशक आप बने हैं अभी। अब ये जो जिम्मेदारी आपके कंधों पे आई है, जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने की आपकी क्या रूपरेखा है, क्या सोचा है आपने दिमाग में कि अब इसको किस तरह से और बेहतर करेंगे आप? देखो, ये शासकीय कला अकादमी है, शासन की सबसे बड़ी कला अकादमी कहलाती है। मुझे गर्व भी इस बात का है कि वहाँ जाने के बाद जो जानकारी एकत्र की मैंने, तो भारत भवन जैसी कल्पना इस अकादमी के गर्भ से साकार हुई है। और आज पूरे देश भर में भारत भवन की चर्चा है और बात है। तो कुछ बीच के पीरियड में ऐसी बातें हुई होगी कि जो गतिविधियाँ बंद हुई है, अकादमिक काम थोड़ा मंथर गति से हुआ होगा या कम हुआ होगा। तो जैसा इसका नाम है कि ये अकादमी है, तो मेरी तो प्राथमिकता ये रही कि अकादमिक काम बढ़े जी। और खजुराहो समारोह है या ग्वालियर का तानसेन समारोह है, ऐसे जितने भी बड़े समारोह होते हैं, तो उन समारोह में यहाँ के कलाकारों को तो मिले ही, पर अपन ऐसे कलाकारों को सुने जिनको आज तक अपन सुन नहीं पाए हैं, और उसका दर्जा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का बना रहे, टिका रहे, उसकी भी अपन कोशिश करेंगे। स्थानीय सभा कैसा बढ़े, स्थानीय लोगों को उसमें कैसे जोड़ा जाए, इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में ये अकादमी अपना काम कैसे फैला सके,
इस विभाग की माननीय उषा दीदी ठाकुर, आपने शहर से ही संबंधित है, आप जानते हो, इस विभाग की मंत्री है और उनके बारे में क्या बताएं, बड़ी संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री भी इन सारी कलात्मक गतिविधि के प्रोत्साहन के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो शिवराज जी चौहान भी लगातार इन सब बातों को संरक्षण प्रदान करते रहते हैं। उषा दीदी एक ऐसी योजना बनाने की कोशिश कर रही है जिसमें हम सब मिलकर सहयोग देंगे, जिसका नाम श्रोता बिरादरी एसआर है। अच्छा। कि जिससे सारे प्रदेश में अलग अलग जगह ये श्रोता बिरादरी बने। कोशिश कर रही वो कि जिसमें लोगों को, स्थानीय लोगों को इन सब कारणों से ऐसा लगे कि हमारा प्रदेश है और हम इस प्रदेश के न सिर्फ निवासी है, हम इसके पैदाइशी है। कोई कमजोरी अपनी है तो उसको भी हमको पहचानना चाहिए और कोई अच्छाई है तो उसको भी हमको पहचानना चाहिए, ताकि उसको आगे बढ़ने में हमको सुविधा है। सामान्यतः ये पाया गया है कि किसी से आप चर्चा करो तो वो बोलता है कि मैं राजस्थान से हूँ, कोई बोलता है मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोई बोलता है मैं गुजरात से हूँ। ऐसा हम गर्व से बोले, भले ही मेरी मातृभाषा मराठी है, पर मैं ये गर्व से बोलने लग जाऊं कि मैं मध्य प्रदेश का हूं, मेरी पैदाइश, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो ये जो सुगंध है यहाँ की माटी का, वो मेरे जीवन में परिलक्षित हो, मेरे संस्कार में परिलक्षित हो और मुझे ये गर्व लगे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ। ये जो बिलोंगिंगनेस है, ये डेवलप होना आवश्यक है। तो यहाँ के कलाकारों के प्रति, यहाँ के अच्छाइयों के प्रति मुझे आत्मीयता लगना चाहिए और उसके बाद बाकी बातें सुगंध जैसी फैलेगी। तो ये जो श्रोता बिरादरी वाली जो कल्पना है, ये साकार हो गई तो मुझे लगता है एक ज़िले के कलाकार दूसरे ज़िले में, दूसरे ज़िले के और तीसरे ज़िले में, और फिर ये सारा जो एक घालमेल बनेगा, मथा जाएगा ये सारा का सारा, ये सारे मिलके फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान देंगे। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है श्रोता बिरादरी की, और मध्य प्रदेश की जो खुशबू है पूरे देश में पहले, और यहाँ का हर एक युवा ये कहे कि हाँ मैं मध्य प्रदेश का हूँ। ये बात आज जो अभिषेक जी ने बताई है, उनके बचपन की कहानी को आपने जाना, किस तरह से एक सामान्य परिवार में रहते हुए गणेश उत्सव में कई सारी चीज़ों को उन्होंने सीखा। और उन्होंने बताया कि अगर कोई चीज़ सीखनी हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत बड़ा मंच मिले, प्लेटफॉर्म मिले, इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। उसकी शुरुआत आप गणेश उत्सव से भी कर सकते हैं, आपके आसपास के वातावरण से भी कर सकते हैं। हमें अपने वातावरण से अच्छी चीज़ों को सीखना चाहिए, जो उन्होंने हमें बताया। और भारत में जो संयुक्त परिवार की जो परंपरा है, जो हमें बहुत कुछ देती है, नैतिक मूल्य, हमारे संस्कार देती है, वो भी बताई। एक बहुत अच्छी बात जो उनकी बात से हमने समझी है कि वो बहुत ही अच्छे मेंटोर हैं, मार्गदर्शक हैं, लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सानंद जो एक पौध था वो आज एक वट वृक्ष बन चुका है, उसकी कई सारी शाखाएं हैं जो लोगों को अपने संस्कारों को, अपने मूल्यों को सहेजने के लिए मदद कर रहा है। तो इतनी सारी बातों को आपने भीसे जी की जाना, उनके कार्यों को जाना, आगे क्या करने वाले हैं ये भी जाना उस्ताद अलाउद्दीन खां एकेडमी के माध्यम से। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अपने व्यक्तित्व को उनसे जोड़ने की, उनके जैसा बनने की कोशिश ज़रूर करेंगे। देखते रहिए हकीकत के पन्नों से।